हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। एनसीईआरटी रीडिंग की क्लास है और आज अपन चैप्टर करने वाले हैं वह प्राणी उत्तक। ठीक, एनिमल टिश्यू इसी लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वन शॉट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लाइक सब्सक्राइब आपको करना है वो तो आप कर दी तो करोगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में यार टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लेना भैया। क्या फायदा होगा हमारा? आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री नोट्स मिल जाएंगे आपको, उसके अलावा फ्री आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप फायदा है, कोई चार्ज नहीं है भाई, सब कुछ फ्री है, डाउनलोड करके देख लो। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको टेस्ट का सिलेबस और कब क्लास होनी कब नहीं होनी वो सारा आपको शेड्यूल पता रहेगा, तो वहां पर ज्वाइन कर लेना उसको। अब अपन शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। वन शॉट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन आपसे मांग रहा था, मैंने टेलीग्राम पर भी पूछा था कि आपके कुछ सजेशन हो कि भैया हमें ये कंटेंट पहले चाहिए। ठीक है, तो वो कमेंट में करके मुझे बता देना कि भैया हमें ये कंटेंट हमें आप प्रोवाइड कर दो, चाहे वो पीवाईक्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रैक्टिस शीट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके किसी भी चीज़ से कि भैया हाँ ये हमें चीज़ आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे हो पाया तो हम करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सजेशन सही है मुझे कि किस प्रकार का आपको और कॉन्टेंट चाहिए। ठीक बात है, चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। चैप्टर का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। चैप्टर का नाम तो ये है, लेकिन इसको अपन 3 भागों में बांटेंगे। एक इसमें चीज पढ़ेंगे अपन प्राणी उत्तक, दूसरा अपन पढ़ेंगे इसमें मेंढक के बारे में बात करेंगे, और तीसरा अपन पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच अलग से एक वीडियो होगा, मेंढक का अलग से एक वीडियो होगा, प्राणी उत्तक को अपन अलग से पढ़ेंगे, जो कि अपन आज करने वाले हैं। आ जाओ जी नोट्स में। अब प्राणी उत्तक, ठीक है, प्राणी उत्तक। उत्तक सब जानते हो, टिश्यू तो सब जानते हो क्या होता है। अरे सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है भैया? तो कोशिका होती है। ठीक, तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। सिंपल सी बात है भाई, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं अपन? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। और बहुत सारे उत्तक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। तो उत्तकों के समूह क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और अंगों के समूह क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहा जाता है। और अंग तंत्र के समूह क्या कहते हैं? पूरा शरीर बनाता है। ठीक बात है, चलो। उत्तक, तो उत्तक जो है वो क्या है? उत्पत्ति, कार्य और संरचना। उत्पत्ति, कार्य और संरचना के समान कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, जिनका क्या होगी? उत्पत्ति समान होगी। वो उन कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति समान है। ठीक है, मान लो एक समूह है कोशिकाओं का जिनमें 20 कोशिकाएं मान लो। ठीक है, और वो 20 कोशिकाएं आपस में उनकी उत्पत्ति सबकी समान होगी, उन सारी कोशिकाओं का कार्य समान होगा, और संरचना भी अधिकतर तो समान ही होती है। हमेशा समान हो जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर तो उनकी संरचना भी समान होती है। एक मैं कह रहा हूं, एक उत्तक है, इसके अंदर कोशिका है बहुत सारी, और उन कोशिकाओं का उत्पत्ति समान होगी, बिल्कुल भैया ठीक बात है। कार्य उनका समान होगा, ठीक बात है। लेकिन संरचना भी उनकी अधिकतर तो समान ही होती है, हमेशा समान हो जरूरी नहीं है। तो यहां पर स्टेटमेंट आ सकता है कि भाई हमेशा समान होती है क्या उनकी संरचना? नहीं जी, अधिकतर समान होती है, हमेशा नहीं होती। तो समान कोशिकाओं का समूह है। ये उत्तक समझ में आ गया क्या है? चलो जी, हिस्टोलॉजी एक टर्म आती है, हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी क्या होती है? जैसे बायोलॉजी जो है, ठीक है, जीवन की अध्ययन को, जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अरे जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। वैसे ही उत्तकों के अध्ययन करने वाली जो ब्रांच है उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलो ये तो नॉर्मल बातें होगी। अब बात करें प्राणी उत्तक के प्रकार की बारे में बात कर देंगे ना। उत्तक समझ में आ गया। अब प्राणी उत्तक के प्रकार, कितने प्रकार का जो उत्तक है उसके बारे में बात करते हैं। 4 प्रकार के आपके उत्तक हैं। पहला है उपकला उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक, और चौथा है आपका तंत्रिका उत्तक। ठीक बात है, पहला है उपकला उत्तक, दूसरा है आपका संयोजी उत्तक, तीसरा है आपका पेशी उत्तक, चौथा है आपका तंत्रिका उत्तक। एक बार मैं इंग्लिश में भी इनके नाम बता देता हूं। उपकला उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, संयोजी उत्तक को कहते हैं इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू, पेशी उत्तक को कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, और आपका तंत्रिका उत्तक को कहते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर में जो अपन डिटेल में करेंगे ना, वो अपन उपकला उत्तक को डिटेल में करेंगे, संयोजी उत्तक को डिटेल में करेंगे। ठीक बात है। पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक जो है, इनको अपन जितना एनसीईआरटी में वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इनको डिटेल अपन कहां करते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी में करते हैं। वैसे तो संयोजी उत्तक को भी वही करते हैं अपन। ठीक है, चलो आ जाओ जी पढ़ते हैं। उपकला उत्तक से शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको इपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। ठीक है,
ये जो है आपके शरीर के ऊपर, ठीक है, शरीर के एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, जो आपके शरीर के ऊपर की जो आपकी कवरिंग है वो जो बनाए, उस शरीर के ऊपर कवरिंग किसकी है भाई, त्वचा की है। तो त्वचा के ऊपर कौन है, उपकला ऊतक की है, ठीक है। शरीर के अंदर की साइड में देखो, ये आपकी बॉडी है, बॉडी के बाहर वाली साइड में भी कौन होगा, आपका उपकला ऊतक है। अंदर वाली साइड में भी कौन होगा, अंदर वाली जो दीवार है उस पर भी कौन होगा, उपकला ऊतक होगा। किसी अंग के ऊपर मान लो ये क्या है, लीवर है, इस लीवर के ऊपर भी क्या होगा, उपकला ऊतक होगा। लीवर के अंदर वाली साइड में भी क्या होगा, कोई अंग है उसके अंदर वाली साइड में भी क्या होगा, उपकला ऊतक होगा। यह आपकी क्या है, गुहा है, देह गुहा मान लो, या फिर आपकी ये मान लो आहार नाल है, ठीक है। तो आहार नाल की जो दीवारें हैं इन पर भी क्या होगा, उपकला ऊतक होगा। तो आपकी चाहे ऊपरी सतह हो चाहे वो आंतरिक सतह हो, उस पर आपको उपकला देखने के लिए मिलता है। मोटी मोटी बात निकल के ये आती है कि चाहे ऊपरी सतह हो चाहे आंतरिक सतह हो, सतह पर क्या मिलता है, उपकला ऊतक मिलता है, ठीक है। तो शरीर अंग देह गुहा को आश्रित करता है, कौन करता है, आपका उपकला ऊतक। शरीर को आश्रित करता है, ठीक है, उस पर आश्रित करता है आपका देह गुहा, ठीक है। शरीर के अंदर जो आपकी गुहा है, जो आपकी कैविटी जो है, उसको कौन आश्रित करता है, वो भी उपकला ऊतक करता है। अंगों के ऊपर भी कौन है, आपका उपकला ऊतक है। अंग के भीतरी भाग में भी कौन है, उपकला ऊतक है, ठीक बात है। उपकला ऊतक जो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, ठीक है। जो उपकला ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, एक है आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों प्रकार की उत्पत्ति है जिसकी, ठीक है। एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है और एंडोडर्म भी, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, ये सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। उपकला ऊतक जो है वो सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। भैया सघन रूप से व्यवस्थित होने का मतलब क्या है, सघन रूप से व्यवस्थित होने का मतलब यह है कि जो ये कोशिकाएं है ना, ऊतक आपके जो उपकला ऊतक है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में चिपकी रहेंगी, उनके बीच में क्या है, जगह नहीं रहेगी। और मैं कह रहा हूं कि जो ये कोशिकाएं हैं उपकला ऊतक की, उनके बीच में आपस में एकदम बढ़िया से चिपकी रहेंगी, उनके बीच में जगह नहीं रहेगी। जैसे कहा कि सघन रूप से क्या है, व्यवस्थित हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनके अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता। अंतर कोशिकीय अवकाश का मतलब कि दो कोशिकाओं के बीच में खाली जगह नहीं होती, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपकी उपकला ऊतक है ये सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो कोशिकाओं के बीच में, अंतर कोशिकीय मतलब दो कोशिकाओं के बीच में क्या नहीं होता, अवकाश नहीं होता, जी खाली जगह नहीं होती, ठीक बात है। चलो, ये एवेस्कुलर होती हैं। एवेस्कुलर का मतलब क्या है, इनमें कोई रक्त की वाहिका नहीं जाती, ठीक है, कोई ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। अब आप कहोगे भैया हमें चोट लगती है हमारी त्वचा पे तो रक्त बाहर निकलता है। मैंने कहा कि वो रक्त जो है आपकी उपकला ऊतक से नहीं निकला है, उसके नीचे जो आपका संयोजी ऊतक है उसी से निकला है, ठीक है। जो आपकी ब्लड की सप्लाई होती है ना, रक्त की जो सप्लाई होती है वो संयोजी ऊतक तक आती है, उपकला ऊतक तक नहीं आती। तो जब आप खून निकलता है वो संयोजी ऊतक से निकल रहा होता है उपकला ऊतक के अंदर, तो वो तो एवेस्कुलर होता है, आपको ध्यान में रखना है ना। चलो, अधिक टूट फूट होती है जी, ठीक है। जो आपका उपकला ऊतक है उसके अंदर अधिक टूट फूट होती है। भैया तो सिंपल सी बात है ना कि भाई त्वचा किसकी बनी हुई है, उपकला ऊतक है जी, ठीक है। तो चोट तो यही लगी ना, टूट फूट तो यही होगी, त्वचा पर ही होगी, तो अधिक टूट फूट होती है। लेकिन भाई किसी को यहां पर मान लो चोट लग गई, ठीक है, छिल गई, स्किन छिल गई उसकी, तो क्या उसकी वापस हमेशा स्किन छिली हुई रहती है क्या, थोड़े दिन बाद में नॉर्मल हो जाती है, किसको पता ही नहीं चलता कि चोट भी लगी थी इसकी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहां पर वापस बन जाती है वो स्किन, जो यहां पर चोट लगती है, जो उपकला ऊतक जहां से डैमेज हुआ है वो वापस क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हाई रीजनरेशन पावर भी होता है उपकला ऊतक के अंदर। अधिक टूट फूट तो होती ही है, टूट फूट को ठीक करने के लिए उसके अंदर क्या होता है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, वापस वो रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर अकोशिकीय पदार्थ या अकोशिकीय आधारीय पदार्थ पर क्या होती है, मौजूद होती है। अकोशिकीय आधारीय पदार्थ का मतलब क्या है, इसके नीचे जो बेसमेंट आपका जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, अकोशिकीय होती है। ये अकोशिकीय आधारीय पदार्थ के ऊपर मौजूद होती है, दिखाता हूं आपको। ये क्या है, आपकी अकोशिकीय आधारीय जो झिल्ली है वो है, और इसके ऊपर क्या है, आपके उपकला ऊतक जो है ये मौजूद होता है। तो आधारीय झिल्ली कौन सी, अकोशिकीय आधारीय झिल्ली के ऊपर ये मौजूद होता है। चलो जी, उपकला ऊतक के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो उपकला ऊतक जो है वो दो प्रकार की होता है, ठीक है। आपका जो उपकला ऊतक है वो दो प्रकार का होता है।
कौन कौन से भैया? एक है सरल उपकला और दूसरा आपका संयुक्त उपकला। एक है आपका सरल उपकला और दूसरा आपका संयुक्त उपकला। फर्क क्या है जी दोनों में? फर्क बहुत सिंपल है, देखने में आपको पता लग रहा होगा इन डायग्राम से कि सरल उपकला जो है उसमें एक ही स्तर है, एक ही लेयर है, एक ही परत की बनी हुई होती है। ठीक है, सरल उपकला किसको कहेंगे? जो आपकी एक परत से बनी हो वो सरल उपकला हो जाएगी, और जो बहुत सारी परतों से मिलकर बनी हुई हो, बहुस्तरित हो, उसको क्या कहेंगे? अपन संयुक्त उपकला कह देंगे। ठीक है, तो सरल उपकला, मैंने कहा कि उपकला के दो प्रकार होते हैं, सरल उपकला और संयुक्त उपकला। सरल उपकला उसको कहेंगे जिसके अंदर एक ही परत होगी, एक ही स्तर होगा, उसको सरल उपकला कह दिया। और जिसके अंदर बहुत सारी परतें होंगी, एक से अधिक परतें होंगी, उसको कह दिया बहुस्तरित। मतलब वो बहुस्तरित है, बहुत सारी परतें हैं उसके अंदर, इसलिए उसको कह दिया संयुक्त उपकला। ठीक बात है। चलो, सरल उपकला का काम क्या है? सरल उपकला क्या काम करती है भैया? ये श्रवण का काम करती है, सिक्रीशन का काम करती है, पोषण का काम करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है। ठीक है, वही मैं बात करूं संयुक्त उपकला, इसके अंदर तो बहुत सारी परतें हैं, तो इतनी सारी परतें हैं तो क्या काम दे दो इसको? रक्षा करने का काम दे दो भैया, इसको क्या कर दो? रक्षा देने करने का काम कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारी परतें हैं, तो क्या है यहां पर ये रक्षात्मक काम कर सकती है। तो उसका काम क्या होता है? रक्षात्मक कार्य होता है। किसका? संयुक्त उपकला का काम क्या है? रक्षात्मक होता है। वही मैं बात करूं आपके सरल उपकला का श्रवण और पोषण का काम होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार यहां पर एनसीईआरटी में आते हैं हम और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय जीवों को अपन बात करी है अपन ने एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है, एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा होता है, और बहुकोशिकीय प्राणियों में जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिकाओं द्वारा होती हैं। ठीक है, सरल प्राणी हाइड्रा एक का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव शरीर में अरबों कोशिकाओं का बना हुआ होता है। मानव शरीर जो वो अरबों कोशिकाओं का बना हुआ, ये तो नॉर्मल बातें हैं। जो विविध कार्य संपन्न करता है, ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं? बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह है। वापस सुन लो, समान कोशिकाओं का समूह है, अंतर कोशिकीय पदार्थ सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन उत्तक कहलाता है। ये अपन ने पहले ही बात कर ली। ठीक है, आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत उत्तकों का बना हुआ होता है। ये सब उत्तक एक विशेष प्रकार के अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे आमाशय, फुफ्फुस, लंग्स को कहते हैं फुफ्फुस हिंदी में। ठीक है, हृदय और वृक्क, किडनी, जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया के से एक निश्चित कार्य का संपन्न कर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखो ये अलग अलग अंग हैं, वो अलग अलग अंग मिलकर क्या बनाते हैं? एक अंगतंत्र बनाते हैं, और अलग अलग अंगतंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? एक पूरा शरीर बनाते हैं। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, उत्तक, अंग तथा अंगतंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है। शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो अलग अलग अंगों में विभाजित है, अलग अलग अंगतंत्रों में विभाजित है, अलग अलग उत्तकों में विभाजित है। पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए इन सब का योगदान होता है। ठीक है, प्राणी उत्तक की बात करते हैं। कोशिका की विभिन्न संरचना, ठीक है, कोशिका की संरचना, सॉरी विभिन्न बोल दिया मैंने, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। प्राणी उत्तक के अंदर क्या बोला है कि कोशिका की जो संरचना है, उसकी जो बनावट है, उसके काम के अनुसार जो बदलती रहती है। मान लो लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो अलग तरीके का काम कर रही हैं, और आपकी जो हार्ट की कोशिकाएं हैं वो अलग तरीका काम कर रही हैं, तो उनका जो है आपका संरचना भी अलग अलग होगी। अरे है तो कोशिकाएं भाई, आपकी हार्ट की कोशिकाएं वो भी कोशिकाएं हैं, ठीक है, लीवर की कोशिकाएं वो भी कोशिकाएं हैं, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है, इसलिए उनकी संरचना भी क्या हो गई? अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो कार्य के अनुसार इनकी संरचना बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं, इसी प्रकार उत्तक भी भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब आपके हार्ट का उत्तक अलग होगा, लीवर का उत्तक अलग होगा। ठीक है, सिंपल बात है। उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित में से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब वो 4 प्रकार कौन से हैं? अब उपकला उत्तक स्किन पर है, उपकला उत्तक। ठीक है, संयोजी उत्तक अपन आगे बात करेंगे। पेशी उत्तक आपकी जो मसल्स हैं उनमें पेशी उत्तक है। तंत्रिका उत्तक आपकी जो नर्व्स हैं वो तंत्रिका उत्तक। ठीक है, चलो उपकला उत्तक की बात करते हैं। हम उपकला उत्तक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, इस उत्तक में एक मुक्त स्तर होता है। ठीक है, एक और तो देह तरल बॉडी फ्लूइड और दूसरी तरफ बाह्य वातावरण। मैंने आपको बताया कि ये शरीर है, शरीर ये वाला जो हिस्सा होगा वो बाहर के वातावरण की तरफ होगा। यहां पर भी आपका उपकला उत्तक होगा, और शरीर के अंदर वाली जो दीवार है ये कहां होगी? देह तरल के
ठीक है, यहां देह तरल होगा तो यहां पर भी क्या है, अंदर वाली, शरीर के अंदर वाली जो दीवार है, देखो भाई मेरी ये यहां से दीवार है सर, ये शरीर है मेरा, दिख रहा है क्या आपको, हाँ चलिए मान लो ये मेरा शरीर है, ठीक है, ये बाहर वाली दीवार है और इसके अंदर भी तो दीवार है ना, और अंदर वाली साइड में भी दीवार होगी, ठीक है, तो वो अंदर तो तरल, शरीर के अंदर तरल होगा, उसकी तरफ होगी, तो वहां पर भी क्या है, आपका अंदर वाली साइड में उपकला है और बाहर वाली साइड में उपकला है, ठीक है। दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है, इस प्रकार का देह का आवरण अथवा आस्तर लाइनिंग का निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय आधात्री इंटरसेलुलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई होती हैं, और जो कोशिकाएं आपस में दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई होती हैं, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, बीच में कोई जगह, खाली जगह नहीं होती। उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक दो प्रकार के मैंने आपको बताया, एक सरल उपकला और एक संयुक्त उपकला, बता दिया मैंने आपको। सरल उपकला एक ही स्तर का बना हुआ होता है, भैया आप तो बता चुके हैं बात, ठीक है, वही तो एनसीईआरटी पूरी डिटेल में रीड कर रहे हैं। तथा यह देह गुहा वाहिनियों और नलिका का आस्तर है, ठीक है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की दो या दो से अधिक स्तरों की बनी हुई होती है और इसका कार्य रक्षात्मक होता है, ये भी बता चुका हूं आपको, जैसे कि हमारी त्वचा होगी। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार का होता है। अब सरल उपकला ऊतक भी जो है वो 3 प्रकार का होता है, आज वो पहले नोट्स में पढ़ के आते हैं, उसके बाद में आएंगे। सरल उपकला की बात करें तो ये 3 प्रकार का है। पहला प्रकार है इसका सल्की उपकला, क्या कहेंगे, सल्की उपकला, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सल्की उपकला की बात करते हैं। सल्की उपकला डायग्राम में पहले लेके चलता हूं मैं आपको, ये देखो जी सल्की उपकला, ठीक है। तो इसकी सल्की उपकला जो है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, चपटी होती है, फ्लैट होती हैं। सल्की उपकला जो है, इसकी कोशिकाएं जो है कैसी होती हैं, चपटी होती हैं, बिल्कुल फ्लैट होती हैं, पतली होती हैं, भैया वो तो डायग्राम में भी दिख रहा है, बिल्कुल एकदम चपटी है और पतली पतली है, ठीक है। चलो, तो चपटी और पतली होती हैं। अनियमित इनके किनारे होते हैं, इनके किनारे कैसे होते हैं जी, अनियमित होते हैं, ठीक है, अनियमित इनके किनारे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें कि सल्की उपकला कहां पाई जाती हैं, एग्जाम में यही पूछेगा कि सल्की उपकला, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, चपटी होती है उनकी कोशिकाएं, पतली होती हैं, अनियमित किनारे होते हैं। तीन लाइन याद होगी, खत्म हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए होता कहां पे सल्की उपकला, कहां पाया जाता है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं रक्तवाहिका के अंदर, ठीक है। रक्तवाहिका की जो सल्की उपकला उसको क्या कहते हैं, एंडोथीलियम नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं, एंडोथीलियम कहा जाता है। तो रक्तवाहिका एग्जांपल आपको याद रखना है। और कहां पर, फेफड़े की जो वायुकोश है ना, एल्वियोलाई जिसको कहते हैं, एल्वियोलाई जिसको कहते हैं, कुपिका, ठीक है। तो एल्वियोलाई जो है, फेफड़े की जो एल्वियोलाई है, जो वायुकोश है, वहां पर भी आपकी सल्की उपकला होती है, और ये क्या काम करती है, विसरण का काम करती है। याद ध्यान में रखना कि फेफड़े की जो वायुकोश है, वहां पर क्या होता है, आपके जो गैसेस जो है उनका आदान प्रदान होता है, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिसको विसरण कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर विसरण का काम करती है, यह भी आपको याद रखना है। बोमेन कैप्सूल, ठीक है, बोमेन कैप्सूल कहां है, आपके नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। नेफ्रॉन जो था उस पर क्या है, बोमेन कैप्सूल है, वहां पर उसका काम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है, ध्यान में रखना ये वाली बात है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल में भी क्या है, सल्की उपकला, तो आपको एग्जाम्पल ये याद रखने हैं, ठीक है। आपका अगला जो है सरल उपकला का पहला प्रकार हो गया सल्की उपकला। दूसरा प्रकार क्या है इसका, घनाकार उपकला। घनाकार मतलब क्यूबॉइड, घन जैसी होगी ना, ठीक, घन जानते हो, क्यूबॉइड, ठीक है। तो घनाकार, ये देखो, ठीक है, घन के आकार की है इसलिए क्या कह दिया इसको, घनाकार, ठीक है। तो ये घनाकार कोशिका हो गई, घनाकार उपकला हो गई, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। जो घनाकार उपकला का काम क्या है, इसका काम है श्रवण और अवशोषण का काम है ना, सिक्रीशन का काम है, और इसका अवशोषण का इसका कार्य होता है, ठीक बात है भैया। अब ये घनाकार उपकला जो है ना, वो आपकी एक तो होती है सामान्य प्रकार, सामान्य घनाकार है ना, एक तो होती है सामान्य घनाकार, देखो ये देखो नॉर्मल, ये आपका घन क्यूबॉइड है, ठीक है, ये देखो नॉर्मल सामान्य घनाकार है ना, सामान्य ऐसी है, ठीक है। ये कहां होती है सामान्य घनाकार, कहां पाई जाएगी, नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में। नेफ्रॉन जो है उसके नलिकाकार भाग में क्या पाई जाएगी, आपकी सामान्य प्रकार की आपकी जो घनाकार जो उपकला है वो पाई जाएगी, ठीक है। नेफ्रॉन की नलिकाकार भाग कौन कौन से, एक तो आरोही हेनले लूप, आरोही हेनले लूप के अंदर दो होते हैं ना, एक तो अवरोही हेनले लूप, एक आरोही हेनले लूप। हेनले लूप कहां होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है, अपन पढ़ चुके हैं वाली बात है ना, हाँ, आरोही हेनले लूप, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट आपकी जो संग्रह नलिका है वो है नेफ्रॉन वाली, ठीक है। कहां पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो आपका उत्सर्जन वाला चैप्टर उसके अंदर पढ़ते हैं, थोड़ा आइडिया दे देता हूं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बता देता हूं। और डीसीटी क्या है, आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ संवलित नलिका,
ठीक है, तो ये डीसीटी, ये 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, और कहां पाया जाता है सामान्य घनाकार? एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रंथियों की वाहिनियों में, जो ग्रंथियां हैं उनकी वाहिनियों में कौन पाया जाता है? आपका सामान्य घनाकार। दूसरे प्रकार का घनाकार कौन सा है? ब्रश बॉर्डर। ये देखो यहां पर ये घनाकार कैसे थे? नॉर्मल थे जी, बिल्कुल कुछ नहीं था इनके ऊपर, लेकिन ये वाले देखो इनके ऊपर क्या लग गए? इनके ऊपर लग गए सूक्ष्म अंकुर लग गए, सूक्ष्म अंकुर। ये देखो इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। ये तो नॉर्मल घन तो है ही, नॉर्मल घनाकार उपकला तो है ही, इसके ऊपर क्या लग गए? एक फिंगर लाई, उंगली जैसी संरचनाएं लग गई, जिसको कह देंगे सूक्ष्मांकुर कह देंगे, माइक्रोविलाई कह देंगे। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप चाहे पीवाईक्यू उठा के देख लेना। ब्रश बॉर्डर, आपका ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला कहां पाया जाता है? ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला कहां पाया जाता है? पीसीटी। कहां पाया जाता है? पीसीटी। पीसीटी क्या है? वही नेफ्रॉन, वही नेफ्रॉन, उत्सर्जन वाले चैप्टर में नेफ्रॉन एक चीज है, किडनी के अंदर होती है ये। ठीक है, और उसके अंदर पीसीटी भाग जो है समीपस्थ वलयित नलिका, समीपस्थ संवलित नलिका या फिर समीपस्थ वलयित नलिका, इंग्लिश में पीसीटी शॉर्ट में कहते हैं इसको। ठीक है, चलो फिर तीसरे प्रकार की जो आपकी उपकला है, पहले अपन ने सल की उपकला पढ़ी, सरल उपकला के प्रकार पढ़ रहे हैं, सरल उपकला के प्रकार पढ़ रहे हैं। सरल उपकला का पहला प्रकार था सल की उपकला, दूसरा था घनाकार उपकला, तीसरा आपका स्तंभाकार उपकला। इसको स्तंभाकार उपकला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कोशिका कैसी होती है? लंबी लंबी, स्तंभ के आकार की होती है, लंबी लंबी स्तंभ के आकार की होती है, इसलिए क्या कह दिया? स्तंभाकार उपकला कह दिया। ठीक बात है, चलो जी। तो इनका कार्य भी क्या है? वही स्रवण और अवशोषण का काम है, सिक्रीशन और अवशोषण का काम है जी, इनका भी है ना। ये देखो लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, स्तंभ के जैसी कोशिकाएं, क्या कह दिया? स्तंभाकार कह दिया। ठीक है, केंद्रक, इनका जो केंद्रक है, ये खास बात इनमें है, केंद्रक जो होता है इन स्तंभाकार उपकला का, ठीक है, वो कैसा होता है? अंडाकार होता है। ये देखो अंडाकार होता है इनका ना, और आधारी भाग में होता है। देखो नॉर्मली बीच में होता है ना केंद्रक, अरे नॉर्मल को जो कोशिका होती है उनमें बीच में होता है केंद्रक, लेकिन यहां पर देखो आधारी भाग है ना, ये देखो डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं। इन कोशिकाओं का जो आपका केंद्रक है वो कहां होता है? देखो बीच बीच में, बीच बीच में, बीच बीच में, लेकिन इसका देखो आधारीय भाग में, या तो एकदम नीचे है या एकदम ऊपर है, या एकदम नीचे या एकदम ऊपर। ठीक है, तो ये ऐसा इस प्रकार का इनमें केंद्रक होता है। और ये भी देखो ओवल अंडाकार है, देखो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। गोबलेट सेल्स सिर्फ कोलमार में उपस्थित होती है ना, ये भी आगे बात करेंगे। चलो अब ये जो आपका स्तंभाकार उपकला है, ये भी क्या है? अलग अलग प्रकार का। जैसे आपका घनाकार की बात करी, घनाकार अपने 2 प्रकार का पढ़ा, तो सामान्य घनाकार था, बिल्कुल नॉर्मल था बेचारा। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या हो जाती है? सूक्ष्म अंकुर लग जाती है, जिसको कहेंगे ब्रश बॉर्डर आपका। तीसरा अपन यहां पर पढ़ेंगे स्तंभाकार के अंदर भी ऐसे प्रकार पढ़ेंगे। एक तो आपका सामान्य स्तंभाकार, ठीक है, नॉर्मल आपके स्तंभ बने हुए होंगे। ठीक है, नॉर्मल आपके स्तंभ है, नॉर्मल आपके स्तंभ है। ठीक है, तो क्या सामान्य स्तंभाकार है। इसके एग्जांपल कहां पाया जाता है जी? ये गट की ग्रंथि, जो गट है आपकी आहार नाल, जो इसकी ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? सामान्य स्तंभाकार पाया जाता है। ठीक बात है। इसमें दूसरे प्रकार का है ब्रश बोर्ड स्तंभाकार। ब्रश बोर्ड स्तंभाकार कैसे बन जाएगा? ये ऐसा ऐसा स्तंभ तो बनी जाएंगे, ये स्तंभ हो गए, ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने, और इस पर क्या लग जाएगा आपका? ये माइक्रोविलाई लग गई, माइक्रोविलाई। ये क्या हो गया? ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार हो गया, ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आहार नाल, जो आपकी आहार नाल है, इसके अंदर इस प्रकार का पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार पाया जाता है। इससे क्या फायदा होगा? ये जो आपकी संरचना हो गई, ये ऐसी संरचना बन गई, इससे क्या बढ़ जाएगा? इसके सतही क्षेत्र बढ़ जाएगा, सतही क्षेत्र जो इसका वो बढ़ जाएगा, सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा। देखो ये आहार नाल है, आहार नाल है, आहार नाल के अंदर ऐसे सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो? खाना अवशोषित करने की जो जगह है वो बढ़ जाएगी, खाना अवशोषण करने की जगह जो है वो बढ़ जाएगी। तो जो आपका ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार जो आपकी उपकला है वो कहां पाई जाती है? आहार नाल, भोजन के अवशोषण के लिए पाई जाती है। ठीक है, आहार नाल में पाई जाती है। तीसरा जो है आपका वो भी स्तंभाकार का, ये हो गया पक्षमाभी सीलेटेड स्तंभाकार। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा ये, पहले तो अपन स्तंभाकार बना देते हैं, ये आपके स्तंभ बन गए। ठीक है, और इन स्तंभों के ऊपर क्या लग गई? ये ऐसे पक्षमाभ लग गई, सीलिया लग गई। ठीक है, देखो माइक्रोविलाई अलग चीज है, माइक्रोविलाई अलग चीज है। ठीक है, आपकी जो माइक्रोविलाई है सूक्ष्मांकुर वो अलग चीज है, और आपके पक्षमाभ जो है वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये पक्षमाभी गोल स्तंभाकार। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें कहां होगा? ये सवसनिका के अंदर। ठीक है, डिंब वाहिनी जो फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल्स के अंदर, डिंब वाहिनी, उसके अंदर इपिडिडाइमिस, ठीक है, अधिवर्षण जिसको हिंदी में कहते हैं, वोस डेफरेंस शुक्रवाहक, ठीक है, और इनर ईयर जो आपका अंदर वाला जो कान है उसके अंदर। ठीक है, कार्य की बात करें,
जो आपकी इस पक्षमापी जो स्तंभाकार, इसका काम क्या है? देखो ये आपको, देखो ये देखो पक्षमाप दिख रहे हैं, ये झाड़ू जैसे नहीं लिख रहे? अरे झाड़ू जैसे नहीं लिख रहे क्या? झाड़ू का काम क्या क्या होता है? कचरे को आगे की तरफ बढ़ाना, कचरे को आगे की तरफ ले जाना, ठीक है, झाड़ू का ये तो काम होता है। वैसा ही काम इसका काम क्या है? कणों, कोई कण है, ठीक है, या फिर कोई श्लेष्मा है, ठीक है, जैसे आपकी जो श्वसन पथ है उसके अंदर जो म्यूकस होता है उसको भी आगे की तरफ बढ़ाने का काम करता है। कोई कण आ गया, ठीक है, आप सांस ले रहे हो, पोल्यूशन इतना है, मिट्टी कण चला गया, कुछ भी चला गया, कचरा चला गया, ठीक है, तो उसको भी आगे की तरफ धकेलने का काम किसका है? इसी का है जी, इसी का है। तो कणों अथवा श्लेष्मों को उपकला की सतह पर एक दिशा की ओर ले जाना, ऐसे झाड़ू की तरह झाड़ू निकालने का काम इसका है। एक दिशा में, दिशा एक ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एक ही दिशा में झाड़ू निकालनी है, ठीक है। चलो जहां तक समझ में आया, ये आपका सरल उपकला के 3 प्रकार हमने आपको बताया, सल्की उपकला, घनाकार और आपके स्तंभाकार उपकला, तीनों आपके समझ में आ गए है ना। अब एक है ग्रंथिल उपकला, एक है ग्रंथिल उपकला। ये ग्रंथिल उपकला क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम। घनाकार और जो स्तंभाकार जो आपकी उपकला है ना, घनाकार और स्तंभाकार जो आपकी उपकला है, उसी की कोशिकाएं जहां वो रूपांतरित होकर क्या बना लेती हैं? ग्रंथिल उपकला बना लेती हैं। इसको एक बार समझने से पहले एनसीईआरटी रीड कर लें, पिछली वाली। चलो आ जाओ, जितना अब तक अपन ने पढ़ लिया उसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं पहले। सल्की उपकला उत्तक की बात करते हैं तो ये एक चपटी कोशिका, बता दिया जी, पतले स्तर वाली होती है, बता दिया, किनारे इसके अनियमित होते हैं। चलो, उक्त उत्तक रक्तवाहिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम, ठीक है, फेफड़े के वायु कोष एयर सैक में पाया जाता है, बता दिया। विसरण का काम करता है, विसरण, ठीक है, विसरण के काम आता है वहां पर, ठीक है। चलो, घनाकार उपकला की बात करें तो यह उत्तक एक स्तरीय घन जैसी बताया मैंने आपको, क्यूबॉइड जैसी घन जैसी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, ठीक है भैया। यह सामान्यतः वर्कों मतलब नेफ्रॉन मैंने आपको बताया ना, नेफ्रॉन की नलिकाकार भाग तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है, बता चुका हूं एग्जांपल, ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या है? श्रवण और अवशोषण, पहले बता दिया मुख्य कार्य है ना। वर्कों की समीपस्थ वलीयत जो आपकी पीसीटी मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके अंदर सूक्ष्मांकुर है, सूक्ष्मांकुर ब्रश बॉर्डर वाली भी बताई ना। अरे दिखाता हूं, चलो दिखा देता। ब्रश बॉर्डर, सूक्ष्मांकुर, समीपस्थ वलीयत नलिका, खत्म हो गया। चलो, स्तंभाकार उपकला, ठीक है, ये कैसी होती है? लंबी होती हैं, बता दिए, स्तंभ जैसी पतली कोशिकाएं होती हैं और एक स्तर का बना हुआ होता है। केंद्रक इनमें प्रायः कोशिका के आधारी भाग में, बेस में पाया जाता है, बता दिया मैंने आपको। और अंडाकार होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो, मुक्त सतह पर प्रायः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर होंगे तो ब्रश बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है, ब्रश बॉर्डर हो जाएगा। और सूक्ष्मांकुर आमाशय, आंतरे तथा आंतरिक अस्तर में पाए जाते हैं। तो आहार नाल में बता दिया ना, आहार नाल के अंदर अस्तर में पाए जाते हैं। देखो बताया मैंने आपको, एक मिनट, ये देखो आहार नाल में ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार कहां? आहार नाल में, ठीक है। चलो जी, इनका मुख्य काम क्या है? श्रवण और अवशोषण, ये मैंने आपको बता ही दिया। यदि इन स्तंभाकार और या घनाकार जो आपकी कोशिकाएं हैं, इन पर क्या हो? पक्षमाप लग जाएं, ठीक है, उनको क्या कह देंगे? पक्षमापी उपकला कह देंगे। ये मैंने आपको बताया सीलेटेड एपिथेलियम, ये देखो पक्षमापी उपकला, ठीक है। इनका काम क्या है? कणों अथवा श्लेष्मा की उपकला को एक सतह पर निश्चित दिशा में, एक ही दिशा में लेकर जाने का काम होता है कणक और श्लेष्मा को, ठीक है। मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? सवशनिका, जिसको ब्रोंकियल कहते हैं, ठीक है। डिंबवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब जैसे खोखले अंगों के भीतर ये सतह पाया जाता है और इनका काम क्या है? किसी भी चीज को आगे बढ़ाने का काम होता है। डिंब वाहिनी के अंदर क्या है? आपका जो अंडाणु होता है, जो आपका एग होता है फीमेल के अंदर, ठीक है, उसको ओवम, ठीक है, उसको एक साइड में आगे बढ़ाने का काम कौन करती है? यही सिलिया काम करती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, यहां तक अपन ने एनसीईआरटी कर ली। चलो ग्रंथिल उपकला की बात करते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करते हैं। ये ग्रंथिल उपकला क्या होती है? देखो, जो आपके अपन ने पढ़ा, घनाकार जो उपकला पढ़ी अपन ने और एक स्तंभाकार उपकला पढ़ी, ठीक है। ये इन दोनों उपकलाओं की कोशिकाएं, अगर घनाकार उपकला की कोशिका और स्तंभाकार उपकला की कोशिकाएं जो है, यही अगर रूपांतरित हो जाएं किसमें? सिक्रीशन का काम करने लग जाएं, श्रवण का काम करने लग जाएं, ग्लैंड का काम करने लग जाएं, तो उनको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह देंगे। देखो, घनाकार और स्तंभाकार कोशिकाओं में अगर श्रवण की विशेषता आ जाए, कुछ चीज निकालने की विशेषता आ जाए, तो उन्हें कह देंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह देंगे, ग्रंथिल उपकला कह देंगे, ठीक है। आपकी कोशिकाएं कौन सी है? ये वही स्तंभाकार और घनाकार की कोशिकाएं हैं, लेकिन अगर वो सिक्रीशन करने लग जाए, श्रवण का काम करने लग जाए, तो उन्हें कह देंगे क्या? ग्रंथिल उपकला कह देंगे। अब एक ग्रंथिल उपकला दो प्रकार की हो सकती है, एक कोशिक और बहुकोशिक, ठीक है। एक कोशिक के आपको एग्जांपल याद रखने हैं, ये भूलना मत, बहुकोशिक तो याद रहेंगे, बाकी सारे बहुकोशिक ही हैं। एक कोशिक में आपको याद रखना गोबलेट सेल,
जिनको हिंदी में कहते हैं कलश कोशिका। गोबलेट सेल भी याद रखना है और कलश कोशिका भी याद रखना है, दोनों आ सकते हैं जी, ठीक बात है। तो गोबलेट सेल और कलश कोशिका ये जो है आपकी म्यूकस निकालती है और ये म्यूकस रिलीज करती है, श्लेष्मा निकालती है, और ये जो है एक कोशिक होती है। ये कैसे होती है? एक कोशिक होती है, इंपॉर्टेंट बात है भाई, एक कोशिक होती है, ठीक है। एक पेनेट सेल एग्जाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है ना पेनेट सेल। ये क्या निकालती है? लाइसोजाइम निकालती है, ठीक है। एक कोशिका, दोनों एक कोशिक है, ध्यान में रखना। बहुकोशिक, बहुकोशिक में सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सारे ये बहुकोशिक तो होते ही हैं, ठीक है। चलो इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड मारते हैं। आज इसको रीड मारने से पहले थोड़ी ग्रंथि की बात कर लेते हैं, फिर मारेंगे ना। ग्रंथि, ग्रंथि 3 प्रकार की होती है भाई। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, एक है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है संयुक्त ग्रंथि, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथि उनको कहेंगे जिनके अंदर नलिका मौजूद होगी। मान लो ये ग्रंथि है, मान लो कि ये क्या है? एक ग्लैंड है, ग्लैंड है, और इस ग्लैंड को क्या करना है? कुछ काम करवाना है, कुछ काम इसको करवाना है। काम किससे करवाएगी? किसी अंग से करवाएगी, किसी अंग से करवाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपना काम करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस ग्लैंड को इस अंग तक क्या भेजना पड़ेगा? सिग्नल भेजना पड़ेगा। सिग्नल कैसे भेजेगी? कुछ ना कुछ सिक्रीशन भेजेगी, अपना श्रवण भेजेगी, कुछ ना कुछ श्रवण भेजेगी अपना। तो वो कैसे भेजेगी? नलिका के थ्रू। इनके बीच में क्या होगी? नलिका होगी, नलिका होगी, ठीक है। तो ग्लैंड और अंग के बीच में नलिका जिसके अंदर होगी उनको क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इस प्रकार की ग्रंथियों को क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, जिनके अंदर नलिका होती है। एग्जांपल की बात करें, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, एंजाइम निकालने वाली जो आपकी ग्रंथि होगी, स्वेट ग्लैंड होगी, और भी बहुत सारी ग्लैंड आ जाएंगी। बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की, बात करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जिनके अंदर नलिका नहीं होती, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर लास्ट चैप्टर है, इस 11th क्लास के अंदर लास्ट चैप्टर है, वो पूरा ग्रंथियों पर ही है, वो बंद कर चुके हैं वैसे ना। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जिनके अंदर नलिका नहीं होती है, ठीक है, नलिका होती नहीं। जैसे ग्लैंड है मान लो, तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये ग्रंथियां फिर काम कैसे करवाएंगी? काम ऐसे करवाती हैं। मान लो ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, इसको अपना कुछ भी मैसेज भेजना है तो कैसे भेजेंगी? रक्त में डाल देंगी ना। अरे रक्त तो हर जगह जा रहा है ना, अरे रक्त तो हर ऑर्गन के पास में जाएगा, हर अंग के पास में जाएगा, तो ये अपना मैसेज किसको दे देंगी? रक्त को दे देंगी, और रक्त फिर उस अंग तक पहुंचा देगा वो मैसेज, ठीक है। तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा नलिका नहीं है, ठीक है। यहां पर नलिका थी वो बहिस्रावी, जिसके अंदर एक्स्ट्रा नलिका नहीं है वो क्या है? आपकी अंतःस्रावी। नलिका यहां पर नहीं होती। और ये कौन सी है? सभी हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि, जितनी भी हार्मोन निकालने वाली ग्रंथि वो सारी कैसी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, ठीक है। बात है क्या? ठीक है। चलो संयुक्त ग्रंथि कौन सी है? संयुक्त ग्रंथि उनको कहा जाता है जो बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है, दोनों जो काम कर लेना वो क्या होती है? आपकी संयुक्त ग्रंथि होती है, ठीक है। तो इसमें जाएंगे आपका पेंक्रियाज हो जाएगा। एग्जांपल क्या है इसके? 3 एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं संयुक्त ग्रंथि के, पेंक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं अपन, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड ये भी एक आपका उत्तक है, अरे समझो ध्यान से। ये एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन सुनो, ये उत्तक वो होता है जो देखने में तो संयुक्त उत्तक जैसा लगता है, देखने में तो संयुक्त उत्तक जैसा लगता है। भैया संयुक्त उत्तक जैसा क्यों? क्योंकि इसमें लगता है कि बहुत सारी क्या है? लेयर है, बहुत सारी अलग अलग परतें हैं। देखो सरल उत्तक के अंदर सरल उपकला जो है उसके अंदर एक ही परत होती है, संयुक्त उपकला के अंदर बहुत सारी परतें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर देखने में लगता है कि बहुत सारी परतें हैं, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, है एक ही परत, है तो एक ही स्तर, लेकिन लगता है कि ज्यादा स्तर है, इसलिए क्या कह दिया इसको? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कह दिया ना। हाँ, तो ये जो उपकला है ये भी 2 प्रकार की हो सकती है, या इस पर अगर पक्षमाभ होंगे, सीलिया अगर होगा तो पक्षमाभी कह देंगे, और सीलिया नहीं होगा तो नॉन सिलेटेड कह देंगे। एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं, सब्सिडी के अंदर पक्षमाभी, ब्रोंकाई, ठीक है। नॉन सिलेटेड एग्जांपल है एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी रीड करते हैं। जो कुछ स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाएं श्रवण की जो विशेषता है, सिक्रीशन की जो विशेषता है वो उनमें हो जाती है, और ऐसी उपकला क्या कहेंगे अपन? उपकला ग्रंथिल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ग्रंथिल उपकला कहा जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए डायग्राम, ये आपकी एक कोशिक आपकी ग्रंथिल उपकला है, ठीक है, और ये आपकी बहुकोशिक है। ये देखो ये बहुकोशिक और ये एक कोशिक, ठीक है। चलो इसे 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशिक, ठीक है, जो पृथक ग्रंथिल कोशिका का बना हुआ होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका जिसको इंग्लिश में गोबलेट सेल कहा जाता है, और बहुकोशिक जो कोशिका पुंज, उदाहरण लार ग्रंथि जो है आपकी, ठीक है, उससे बना होता है। स्रावी कोशिका में
स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित कर किया जा सकता है। यहां पर दो भागों में, 3 भागों में बात करिए, क्योंकि अपने जो हार्मोन वाले चैप्टर के हिसाब से बात करिए ना। बहिस्रावी एंडोक्राइन, ठीक है, यहां पर सॉरी एक्सोक्राइन होगा, ईओक्राइन लिख रखा है, एक्सोक्राइन लिखना ना, एक्सोक्राइन, ठीक है, ईओक्राइन। और अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन होगा, ठीक है, ये अपने पढ़ लिए। बहिस्रावी ग्रंथि से में श्लेष्मा, लार, कर्ण, मोम, ठीक है, आपकी ईयर वैक्स, कान वाला, ठीक है, तेल, दुग्ध, आमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिकाएं उत्पाद स्रावित होती हैं, ठीक है, ये तो आपके बहिस्रावी हो गए। और ये सब वाहिनियां अथवा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं, नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा ये निर्मुक्त होते हैं, ठीक है। इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती, बता चुका हूं आपको। इसके उत्पाद हार्मोन है, हार्मोन निकालने वाली ग्रंथि हो जाएंगी, तो जो सीधे उस तरल में छोड़ देते हैं जो ग्रंथि, जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। तो वो तरल कौन सा आपका, या तो लसिका होगा या रक्त होगा, जो सारे अंगुल के पास में जाते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन, आगे बढ़ जाओ, संयुक्त उपकला में आ जाते हैं। संयुक्त उपकला में आ जाते हैं। संयुक्त उपकला कैसी है, बहुस्तरित होती है, ठीक है, बहुस्तरित होती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे स्तर हैं उसके अंदर, ठीक है। एक मिनट इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, स्तर होते हैं ना, ये मैंने पहले बात कर ली। अब ये संयुक्त उपकला 2 प्रकार की होती है। संयुक्त उपकला जो है वो 2 प्रकार की होती है। भैया कौन कौन से प्रकार है, एक होती है स्ट्रेचेबल और एक होती है नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। एक होती है जो खिंचाव हो सकता है जिसमें, ठीक है, और एक ऐसे जिसमें नॉन खिंचाव नहीं हो सकता, भाई ठीक है बात है, ठीक है। स्ट्रेचेबल जो है उसमें कौन सा कहते हैं, ट्रांजिशनल इपिथेलियम कहते हैं इसको, ठीक है। मैंने कहा कि संयुक्त उपकला 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रेचेबल जिसमें खिंचाव हो सकता है, और एक होती है नॉन स्ट्रेचेबल जिसमें खिंचाव नहीं हो सकता, ठीक। स्ट्रेचेबल जो है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेचेबल का दूसरा नाम है ट्रांजिशनल इपिथेलियम भी कहते हैं इसको, और इसको यूरो इपिथेलियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल इपिथेलियम भी कहते हैं, उसको यूरोथेलियम भी कहते हैं। यूरोथेलियम क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा। एग्जाम्पल क्या है, अब ये बताओ खिंचाव वाली जगह कौन कौन सी है, शरीर में खिंचाव होने वाली जगह कौन कौन सी है। भैया एक तो मूत्राशय है, ठीक है, मूत्राशय के अंदर मूत्र बढ़ता रहता है और मूत्राशय क्या है, खिंचता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, यही है जी, ठीक है, इसी की वजह से वो खिंचता रहता है, और बाद में आप जैसे मूत्र विसर्जन कर देते हो तो वो आपका वापस उसकी पोजीशन वापस वही हो जाती है, फिर वापस में पानी भरता रहेगा, सॉरी मूत्र भरता रहेगा, वो वापस खिंचता रहेगा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, मूत्राशय हो गया, यूरेटर हो गया, ये आपके एग्जांपल हो गए स्ट्रेचेबल के। नॉन स्ट्रेचेबल की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं जी। एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ध्यान से सुनो भाई, मैंने आपको बताया कि संयुक्त उपकला 2 प्रकार की होती है, एक आपका स्ट्रेचेबल, एक नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल के अंदर आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, ठीक है। नॉन स्ट्रेचेबल की बात करें तो उसमें 2 प्रकार के होते हैं, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड। एक होता है केराटिनाइज्ड जो केराटिन का बना हुआ है, एक नॉन केराटिनाइज्ड है, ठीक। अब दोनों में फर्क समझो। जो केराटिन का बना हुआ होता है ना, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम केराटिन का बना हुआ है, वो शुष्क जगह पे होगा, ठीक है, शुष्क स्तर पर होगा, ठीक है। जो केराटिन का बना हुआ है वो शुष्क स्तर पर होगा, और जो नॉन केराटिन होगा, जो केराटिन का नहीं बना हुआ है, वो नम स्तर पर होगा। अब शुष्क स्तर कौन सा है जी, आपकी स्किन शुष्क है, बिल्कुल ठीक है, शुष्क है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका स्किन वाले पे कौन होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा। वही मैं बात करूं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, जहां पर केराटिन नहीं है वो कहां होगा, नम सतह पर होगा, और नम सतह कौन सी होगी, ग्रसनी, ठीक है, आपकी जो फेरिंग्स है, ठीक है, अंदर, ठीक है, वहां पर क्या नम है, बिल्कुल नम होगा, ठीक है। ग्रसनी है, लार ग्रंथि है, वहां पर भी नम है, ठीक है। जीभ पर तो नम है ही, ठीक है। कोर्निया, आपकी जो कोर्निया, ठीक है, वेजाइना यहां पर नम है, ठीक है। तो ये सारी क्या होगी, नॉन केराटिनाइज्ड वाली होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ एक बार इसकी एनसीईआरटी रीड मारते हैं। आसान चैप्टर। संयुक्त उपकला एक से ज्यादा कोशिका स्तरों बहुस्तरित की बनी होती है, और इस प्रकार श्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है, ठीक है। ये ज्यादा क्या है, सिक्रीशन और अवशोषण का कोई काम ज्यादा काम नहीं करती है। इसका मेन काम क्या है, रक्षा करने का काम है, तो अपन पहले ही कर चुके हैं। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रबलों, जो स्ट्रेस आएंगी, कोई भी दिक्कत आएगी, उससे रक्षा करने का काम है। यह त्वचा की शुष्क सतह, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, शुष्क सतह स्किन, ठीक है। मुख गुहा की नम सतह ग्रसनी होगी, लार ग्रंथियां, अग्नाशी की वाहिनियां, इनके भीतरी अस्तर में होती है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दी। चलो अगला टॉपिक अपना कोशिका संधि की बात करते हैं। कोशिका संधि सेल जंक्शन के बारे में बात करते हैं।
तो सेल जंक्शन क्या है, कोशिका संधि क्या है? मैं कह रहा हूं कि दो कोशिकाएं जो है, ऊतक के अंदर तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, अरे बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो एक ऊतक के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो मैं पहले एग्जांपल ले लेते हैं, दो कोशिकाएं हैं। तो मैंने कहा कि इन दो कोशिकाएं जो है आपस में, जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं आपस में, इनके बीच में तीन प्रकार की क्या होंगी, तीन प्रकार की संधि होंगी। ठीक है, अभी डायग्राम बना लेते हैं। चलो, ये क्या है, यहां पर दो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बीच में तीन प्रकार की क्या होंगी, संधि होंगी। कौन कौन सी संधि होंगी? तीन प्रकार के जोड़ होंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, तीन प्रकार की संधि होंगी। वो कौन कौन सी? एक होगी दृढ़ संधि, क्या होगी, दृढ़ संधि। दूसरी क्या होगी, आंसजी संधि। तीसरी क्या होगी, अंतराली संधि। ठीक है, तीन संधियां हैं, इनके बीच में तीन संधि होंगी, तीन जोड़ होंगे। एक एक की बात करते हैं। पहला दृढ़ संधि। दृढ़ संधि का काम क्या है, नाम से तो लगा है दृढ़ का मतलब क्या होगा, यहां पर पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है, कि ऊतकों के बीच से पदार्थ बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो उसको रोकने का काम करती है, लीकेज को रोकने का काम करती है। मेन बात क्या है, लीकेज को रोकती है जी, लीकेज को रोकती है ना। तो दृढ़ संधि का काम क्या है, लीकेज को रोकना। तो पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है, कोई पदार्थ ऊतक से बाहर ना निकल जाए, इसका काम कौन है, दृढ़ संधि का काम है। ठीक है, आंसजी संधि। ठीक है, ये आंसजी संधि किस काम करती है, पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। ये दो कोशिकाएं हैं, इनको आपस में चिपकाए रखने का काम करती है। ठीक है, आपस में जोड़े रखने का काम करती है, दोनों कोशिकाओं को आपस में चिपका के रखने का काम करती है, वरना दोनों कोशिकाएं भाग जाएंगी अलग अलग। तो इनको चिपकाने का काम कौन करती है, आंसजी संधि ये काम करती है। तीसरी है अंतराली संधि। अंतराली संधि क्या करती है, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है। इन दोनों कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य है, इनको आपस में जोड़ने का काम करती है। जोड़ेगी क्यों भाई, कुछ सामान इस कोशिका से इसमें ट्रांसफर करने का काम हो जाए, कभी इस कोशिका का सामान इस कोशिका में ट्रांसफर, तो आपस में आदान प्रदान करने के लिए, चीजों का आदान प्रदान करने के लिए एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में, तो यहां पर क्या है, इनका कोशिका द्रव्य को जोड़ने का काम कौन करती है, अंतराली संधि। तो कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है कौन, अंतराली संधि जोड़ती है। तो इससे फायदा क्या होगा, बता दिया मैंने आपको, आयनों तथा छोटे अणुओं एवं आयन तथा छोटे अणु और कभी कभी बड़े अणुओं को के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। ठीक है, इधर उधर आने जाने में काम करती है अंतराली संधि। तो ये बात वापस रिपीट कर देता हूं, तीन प्रकार की संधि है। दृढ़ संधि, ठीक है, जो क्या करती है, लीकेज का काम रोकती है, ऊतक से बाहर कोई चीज निकल ना जाए, कोई पदार्थ निकल ना जाए। ठीक है, आंसजी संधि पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। अंतराली संधि, अभी यहां पर एक एनसीईआरटी में मिस्टेक है, वो भी बताऊंगा ना। अंतराली संधि जो है वो दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ने का काम करती है, और उसके अलावा आयनों और छोटे छोटे अणुओं को एक दूसरे से अलग अलग, कभी कभी बड़े अणुओं को भी स्थानांतरित करने का काम करती है। ठीक है, आज वो एनसीईआरटी रीड करते हैं। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशिकीय पदार्थों से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं की विशेष जोड़ व्यक्तिगत इंडिविजुअल कोशिका की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करती हैं। उपकला और अन्य ऊतकों में तीन प्रकार की संधि होती हैं, जंक्शंस पाए जाते हैं। ये दृढ़, आंसजी और एवं अंतराली संधि है। ठीक है, दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है, पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है दृढ़ संधि। आंसजी संधि क्या है, पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। यहां पर ये गलती है एनसीईआरटी में, इसको काट लेना भाई। ठीक है, इसको सही कर लेना कि आंसजी संधि का काम क्या लिख रखा है इसने, कि पड़ोसी कोशिकाओं कोशिका द्रव्य को जोड़ने का काम करती है, नहीं, कोशिका द्रव्य को नहीं जोड़ती, पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है ना। हाँ, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में सही है, यहां पर गलती हुई है ना। तो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है, कोशिका द्रव्य को जोड़ने का काम आंसजी संधि का नहीं है। वापस सुन लो भाई, आंसजी संधि जो है उसमें कोशिका के द्रव्य को आपस में जोड़ने का काम नहीं है, सिर्फ कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का काम है। द्रव्य को जोड़ने का काम किसका है, इसका, अंतराली संधि का। तो अंतराली संधि का काम क्या है, आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं को तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है, और वे ऐसा संकलन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़कर करती है ना। तो कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ने का काम किसका है, अंतराली संधि, और आंसजी संधि का कोशिका द्रव्य को जोड़ने का काम नहीं है, ये ध्यान में रखना। इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में सही दे रखा है, तो अब आंसर तो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी से माना जाएगा ना बाद में, इसलिए आप भी यही याद रखना। ठीक है, तो इसको काट लेना अपनी एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संयोजी ऊतक की। ठीक है, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक अपने पढ़ लिया, दूसरा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं जी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है शरीर के अंदर, विस्तृत रूप से मतलब बहुत अधिक मात्रा में आपका क्या है, संयोजी ऊतक ही है। ठीक है, तो विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। उत्पत्ति कैसी होती है इसकी, मेसोडर्मल। उपकला ऊतक की कैसी थी, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल तीनों थी, इसकी कैसी है, मेसोडर्मल उत्पत्ति है। संयोजी ऊतक के कंपोनेंट्स क्या क्या है, किस किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है वो देखो भाई। तो कंपोनेंट्स तीन ही है इसमें। ठीक है, आपका जो संयोजी ऊतक है उसमें कंपोनेंट तीन ही है। ठीक है, एक क्या है इसमें, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है जी, मैं समझो कि एक क्या ले लिया अपन ने, क्या बोलूं,
कुछ भी पतीला ले लिया अपन ने, एक पतीला ले लिया, पतीला में क्या डाल लिया अपन ने, पानी डाल लिया, ठीक है, पानी डाल लिया, वो क्या है आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। पानी क्या है यहां पर, मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, तंतु डाल दिए, ठीक है। तो यहां पर एक तो क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, और क्या हो गया, तंतु हो गया, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दी, कोशिका डाल दी। तो क्या हुई यहां पर, और वो पूरा पतीला क्या है, वो आपका है क्या है, संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक के अंदर तीन चीजों से मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स, तंतु और कोशिका, ठीक है। कोशिका कौन कौन सी है जी इसके अंदर, एक फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर बनाने का काम करेगी, तंतु बनाने का काम करेगी, एक प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाने का काम करेगी, एक बृहद बक्षकाणु ये क्या काम करेगी, खाने का काम करेगी, है ना, बक्षकाणु ना, बक्षकाणु क्रिया दिखाएगी अपना, है ना। एक मास्ट कोशिका है, चार प्रकार की कोशिकाएं, सॉरी, फाइब्रोब्लास्ट जो तंतु बनाने का काम करेगी, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगी, बृहद बक्षकाणु क्रिया दिखाएगी अपनी, और मास्ट कोशिका है। मास्ट कोशिका क्या निकालती है, हिस्टामिन निकालती है, सेरोटोनिन निकालती है और हिपेरिन निकालती है। ये ब्लड वाले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। वैसे हिस्टामिन का एक बार काम बता देता हूं आपको मैं। हिस्टामिन जो है वो क्या होती है, वेजोडाइलेटर होती है। वेजोडाइलेटर मतलब आपकी जो नसल, जो आपकी वाहिकाएं जो है उनको डायलेट मतलब चौड़ा करने का काम करती है। जो वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं जो है उनको चौड़ा करने का काम करती है कौन, हिस्टामिन। सेरोटोनिन का काम क्या है, जो आपकी रक्त वाहिका है उनको संकरा करने का काम करती है। और वही मैं बात करूं हिपेरिन, हिपेरिन का काम क्या है, आपके रक्त को जमने नहीं देती शरीर के अंदर। भाई शरीर के अंदर अपना रक्त जमता नहीं है और शरीर के बाहर निकलती है अपना रक्त जो वो जम जाता है। क्यों, क्योंकि शरीर के अंदर क्या है, हिपेरिन है। हिपेरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। वो स्कंदन नहीं होने देता शरीर के अंदर, थक्का नहीं बनने देता रक्त का, ठीक है। तो उसका काम पता लग गया आपको। हिस्टामिन वाहिकाएं जो है उसको चौड़ा करेगी, ठीक है, और सेरोटोनिन वाहिकाओं को संकरा करेगी। हिपेरिन जो है वो आपका एंटीकोगुलेंट है, वो थक्का नहीं बनने देता, जमने नहीं देता, ठीक है। ये चार प्रकार की तो कोशिकाएं होती हैं। तंतु कितने प्रकार के, तीन प्रकार के तंतु हैं जी, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको कि जो आपकी संयोजी ऊतक है इनके अंदर तीन चीजें हैं जी, कोशिका, तंतु और आपकी मैट्रिक्स। कोशिका क्या है, कोशिका जो है यहां पर वो आपके फाइब्रोब्लास्ट है, प्लाज्मा सेल है, बृहद कोशिकाणु और मस्ट कोशिका। तंतु कौन कौन से, एक कोलेजन तंतु है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर है, ठीक है, और रेटिकुलर फाइबर है। कोलेजन फाइबर कैसा होता है, व्हाइट होता है, स्ट्रेंथ का काम है जिसका, किसका काम है, स्ट्रेंथ, मजबूती देने का काम किसका है, कोलेजन फाइबर का। दूसरा इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर कैसा है, येलो कलर का होता है, कलर याद रखना, येलो कलर का होता है, पीला पीला होता है, उसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये लचीलापन देता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर व्हाइट होता है और मजबूती का काम है। इलास्टिन फाइबर येलो होता है और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देता है। रेटिकुलर जो फाइबर है वो नेटवर्क बनाने का काम करता है, ठीक है, जाल बनाने का। ये जो मैट्रिक्स होता है ये किसका बना हुआ होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। चलो जी, अब बात करेंगे संयोजी ऊतक के प्रकार की बात करेंगे। तीन प्रकार का होता है आपका संयोजी ऊतक, ध्यान से सुनना। एक होता है लचीले संयोजी ऊतक, एक होता है सघन संयोजी ऊतक और एक होता है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। एक की बात करते हैं। पहले बात करेंगे लचीले संयोजी ऊतक की बात करेंगे। मैंने कहा कि आप सब्जी बनाते, थोड़ी सी सब्जी बना लो। चलो भाई, सब्जी के अंदर सब्जी लिए अपन ने, सब्जी बना रहे हैं। सब्जी के अंदर अगर मैं पानी ज्यादा डाल दूंगा ना, पानी ज्यादा डाल दूंगा तो कैसी होगी, ठीक है, सरल सब्जी के अंदर झोल बन जाएगा ना, ठीक है। पानी के अंदर पानी पानी, सब्जी के अंदर पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। तो पानी सब्जी के अंदर सब्जी कम और पानी ज्यादा होगा, ठीक बात है। तो वो क्या है आपका लचीला संयोजी ऊतक है, ठीक है। वही क्या आपका लचीला संयोजी ऊतक। इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स अधिक है। मैट्रिक्स क्या होता है, पानी है जी मैट्रिक्स, ठीक है। किसका बना हुआ है आपका, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। ये क्या है, अधिक मैट्रिक्स। अगर सब्जी के अंदर पानी ज्यादा डाल दूंगा तो सब्जी क्या हो जाएगी, पतली पतली हो जाएगी। वैसा ये लचीला संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो ये क्या है, अधिक मैट्रिक्स है यहाँ पे। और तंतु कम है, मतलब सब्जी के अंदर पानी डाल दोगे तो पानी ज्यादा दिखेगा, सब्जी कम दिखेगी। तो यहां पर क्या है, मैट्रिक्स अधिक है, तंतु क्या है, कम है। तंतु क्या है आपकी, सब्जी मान लो आलू बना रहे हैं तो आलू क्या है, तंतु है, तो तंतु कम है और मैट्रिक्स ज्यादा है, पानी ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, लचीला संयोजी ऊतक होगा। कैसा होगा, लचीला संयोजी ऊतक होगा। अब लचीले संयोजी ऊतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। लचीला संयोजी ऊतक होता क्या, समझ में आपको, मैट्रिक्स अधिक होता है जिसके अंदर तंतु कम होते हैं, ठीक है, फाइबर कम, मैट्रिक्स अधिक, ठीक है। दो प्रकार के हैं, गर्तिका ऊतक और वसा ऊतक, ठीक है। लचीले ऊतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, गर्तिका ऊतक और वसा ऊतक। गर्तिका ऊतक जो है वो कहां होता है, उपकला के आधारीय ढांचे का कार्य करता है ना। जो आपकी उपकला एपिथेलियल टिश्यू बताया मैंने आपको, उपकला ऊतक उसके नीचे होता है, उसके नीचे होता है, उपकला ऊतक के नीचे होता है ये गर्तिका ऊतक, ठीक है। और उसका ढांचे, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। इसको उपकला ऊतक के नीचे होता है और उपकला ऊतक को सपोर्ट करने का काम करता है। फिर बात करें वसा ऊतक। वसा ऊतक क्या है, त्वचा के नीचे होता है। आपकी जो स्किन है उसके नीचे आपका वसा ऊतक होता है। ऐसा कहते हैं ना, फेट कहां जमती है, और त्वचा के नीचे होती है ना फेट, तो वही क्या है आपका वसा ऊतक। और इस वसा ऊतक के अंदर क्या होती है, आपकी वसा जमा होती है। फेट कहां जमा होती है, इस वसा ऊतक के अंदर। तो इस ऊतक की कोशिका वसा का भंडारण करती है। ये जो आपका वसा ऊतक है ना, इसी के अंदर आपकी जो फेट है वो जमा होती है, ठीक है। अब वसा ऊतक जो है
दो प्रकार की फैट बनाते हैं, एक होती है व्हाइट फैट और एक होती है ब्राउन फैट। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, इसी तरह नहीं याद रखना, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया लचीले संयोजी ऊतक। लचीले संयोजी ऊतक कौन से होते हैं? जिनके अंदर अधिक मैट्रिक्स ज्यादा होगा, तंतु कम होंगे। दो प्रकार के होते हैं, गर्तिका ऊतक जो उपकला को सपोर्ट करते हैं, उसके नीचे होते हैं उपकला के और उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। वसा ऊतक त्वचा के नीचे होते हैं और ये ऊतक की कोशिका जो आपकी वसा जो है उसका भंडारण करने का काम करते हैं, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। और ये कुचालक होते हैं ना, गर्मी के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं ना, हीट नहीं निकलने देते। चलो अब बात करें सघन संयोजी ऊतक। पहला अपन लचीला संयोजी ऊतक पढ़ लिया, ठीक है। अब सघन संयोजी ऊतक की बात करेंगे। इनके अंदर कम मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स कम होता है। मान लो सब्जी ली मैंने, आलू की सब्जी बना रहा हूं जी मैं, ठीक है, और उसके अंदर मैं पानी कम डाल रहा हूं, पानी में डाल ही नहीं रहा उसके अंदर, और क्या डाल रहा हूं? आलू डाल रहा हूं, तो सब्जी कैसी होगी? गाढ़ी गाढ़ी होगी, सघन होगी, बिल्कुल, ठीक है। तो वही काम हो रहा है, मैट्रिक्स क्या है? कम है। अब क्या हो गया? मैट्रिक्स कम है और तंतु क्या है? अधिक है। यहां पर क्या हो रहा था? अधिक मैट्रिक्स था, तंतु कम थे। यहां पर मैट्रिक्स कम है और तंतु क्या है? अधिक है। अब ये क्या हो गया आपका? सघन, इसलिए नाम दिया सघन संयोजी ऊतक। अब सघन संयोजी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनियमित और एक होता है नियमित, ठीक है। अनियमित कैसे होते हैं? अनियमित ऐसे होंगे जिसके अंदर फाइबर जो है, नियमित वाले कैसे होंगे? ये ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, फिर ऐसे ऐसे। ये क्या होगा आपके? अनियमित। कोई नियमित नहीं है ना, अनियमित। इस प्रकार के ऊतक इस प्रकार के आपके कहां पाए जाएंगे? अनियमित प्रकार के कहां पाए जाएंगे? संयोजी ऊतक। अनियमित प्रकार के संयोजी ऊतक कहां पाए जाते हैं? त्वचा के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। नियमित वालों की बात करते हैं। नियमित कैसे होंगे? ऐसे बिल्कुल नियमित होंगे, ठीक है। नियमित ऊतक जो है वो नियमित जो संयोजी ऊतक है, सघन संयोजी ऊतक, वो दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर टेंडन एग्जांपल इसका और लिगामेंट एग्जांपल है। देखो अनियमित का एग्जांपल क्या है? त्वचा, ठीक है। और नियमित कहां होते हैं? टेंडन के अंदर और लिगामेंट। टेंडन को हिंदी में कहते हैं कंडराएं और लिगामेंट को कहते हैं स्नायु। अब आपको क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, ठीक है। टेंडन का क्या होता है? टेंडन क्या होता है? तो यह आपकी क्या है? हड्डी है। ये मान लो क्या हड्डी है, ठीक है। इस हड्डी को जो आपकी पेशी मसल से, ठीक है, ये क्या मसल है? यहां पर क्या है? मसल है। इस मसल से जोड़ने का काम कौन करती है? ये टेंडन करती है ना। किसी भी बोन को, किसी भी अस्थि को मसल से जोड़ने का काम कौन करती है? टेंडन करती है, कंडरा करती है। और वहीं मैं बात करूं, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करती है? वो आपकी लिगामेंट करती है, स्नायु करती है। वापस सुनो ध्यान से, बोन को बोन से जोड़ने का, अस्थि को अस्थि से, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है? आपका लिगामेंट काम करता है। जैसे मैं बात करूं, एक अस्थि तो अपन ने ये बना ली और दूसरी मैं अस्थि यहां पर एक और बना देता हूं, ये मान लो दूसरी अस्थि है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करते हैं? ये जो लाल कलर के मैंने बनाया है वो क्या है? आपका स्नायु है, लिगामेंट है। तो दो अस्थियों को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट, स्नायु। और एक अस्थि और उसके साथ मसल को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से एक बार एनसीईआरटी को रीड मार लेते हैं। संयोजी ऊतक। जटिल प्राणियों में शरीर में संयोजी ऊतक का बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है, बता दिया मैंने आपको। संयोजी ऊतक का नाम ऊतक नाम शरीर में के अन्य ऊतकों के अंग एवं अंग दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया जाता है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वशीय ऊतक एवं तथा रक्त सम्मिलित है। अब एक चीज में यहां पर रहेगी, एक मिनट। विशिष्ट जो आपकी संयोजी ऊतक है उनके अंदर कौन आ जाएगा? आपका अस्थि आ गया, उपास्थि और रक्त लसिका ये आती हैं, ठीक है। चलो अब हो गया। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। रक्त के अंदर कोई भी तंतु नहीं होता, रक्त को छोड़कर बाकी जितने भी आपके संयोजी ऊतक हैं। रक्त ऐसा संयोजी ऊतक है जिसके अंदर फाइबर नहीं होते हैं, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आ सकता है भाई। रक्त ऐसा संयोजी ऊतक है जिसके अंदर फाइबर नहीं होते, बाकी के अंदर फाइबर होते हैं, ठीक है, जिसे कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ये ऊतक को शक्ति, प्रतिष्ठा, लचीलापन प्रदान करते हैं, ठीक है। यह कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड की भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करता है। पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स। आधात्री क्या? मैट्रिक्स। संयोजी ऊतक को 3 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है: लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक, लचीले संयोजी ऊतक को अब शिथिल भी लिख दिया ना एनसीईआरटी। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े होते हैं। शिथिलता मतलब मैट्रिक्स कम होगा यहां पर, लचीलेपन मतलब मैट्रिक्स यहां पर मैट्रिक्स अधिक होगा, पानी अधिक होगा और आपका मैट्रिक्स अधिक होगा और आपका जो तंतु है वो कम होंगे। उदाहरण बात करें, त्वचा गर्तिका ऊतक बता दिया मैंने, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और यह उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतु कोरक, जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं। वसा ऊतक के बारे में बात करें, मास्ट कोशिका बताई दी मैंने आपको, हिपेरिन, सेरोटोनिन और आपका हिस्टामिन, ठीक है। वसा ऊतक की बात करें
तो दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है ये, ठीक है, जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण का काम करती हैं, फैट को स्टोर करने का काम करती हैं। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते उनको वसा के रूप में ये परिवर्तित करके उनको संग्रहित कर लेती हैं, ठीक है। जो अपन खाना खाते हैं वो काम यूज में नहीं आता तो उसको फैट के रूप में स्टोर कर लेती हैं। सघन संयोजी ऊतक के बारे में बात करें तो तंतु एवं तंतु कोशिकाएं में दृढ़ता से व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है। दृढ़ता से मतलब यहां पर क्या होगा, मैट्रिक्स कम होगा और तंतु ज्यादा होंगे तो क्या होगा, सघन रूप से व्यवस्थित रहेंगे ना। अभिविन्यास के आधार पर तंतु एवं तंतु कोरक सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक, अब मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। ये देखो, ये नियमित है, एक ही दिशा के, देखो नियमित है, बिल्कुल नियमित है ना, ये रेगुलर है। और ये देखो अनियमित, इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ये अनियमित है, ठीक है। सघन नियमित ऊतक में तंतु कोरक समानांतर तंतु के गुच्छों के रूप में कतार में उपस्थित होते हैं, ठीक है, नियमित कतार के अंदर होंगे। कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है, पेशी को अस्थि से जोड़ती है, कंडरा होती है, तथा स्नायु जो अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है वो आपकी स्नायु होती है, बता चुका हूं, लिगामेंट और टेंडन। इसका उदाहरण है कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, और इसे टूटने से बचाता है। सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीले स्नायु लिगामेंट में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, नियमित वाले लिगामेंट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सघन अनियमित ऊतकों में तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है जिनका अभिविन्यास अलग होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है, तो मैंने आपको ये बताया ना, एक मिनट दीजिए मुझे, अनियमित वाला त्वचा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उपास्थि, अस्थि एवं रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपके अस्थि हैं, उपास्थि हैं और रक्त हैं जो है आपके विशिष्टकृत संयोजी ऊतक हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए और बात करेंगे उपास्थि की बात करते हैं, ठीक है, कार्टिलेज की बात करेंगे। वैसे तो उपास्थि और अस्थि इनकी बात अपन कहां कर लेते हैं, बोन वाले जो चैप्टर है उसके अंदर कर लेते हैं ना, गमन और संचलन वाला चैप्टर उसके अंदर अपन करते हैं इसके बारे में बात, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी अपन बात यहां पर भी कर लेते हैं। उपास्थि को देखो, इंग्लिश में कहते हैं इसको कार्टिलेज, ठीक है। जो उपास्थि होती है ना, ये मैट्रिक्स का मैट्रिक्स जो होता है वो कैसा होता है, ठोस तो होता है लेकिन लचीला होता है। मतलब जो आपकी उपास्थि होती है उसको आप, वो ठोस तो होती है लेकिन उसको आप लचीली होती है, उसको दबा सकते हो, ठीक है। उसको आप थोड़ी लचीली होती है ना, स्पिंडिन रोधी होती है, लेकिन आप उसको मतलब नहीं तोड़ी दो भाई, है ना, अब लचीली होती है लेकिन तोड़ी दो ऐसा नहीं होती है ना। कोशिकाएं, इसकी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, उपास्थि की कोशिकाएं कौन सी होती हैं, उपास्थि अणु कहते हैं। उपास्थि की जो कोशिकाएं उनको उपास्थि अणु कहते हैं, इंग्लिश में इनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो बहुत सारी कॉन्ड्रोसाइट्स से मिलकर क्या बनती है, उपास्थि बनती है। एक इनमें कॉन्ड्रोक्लास्ट में मौजूद होती है। कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या है, कॉन्ड्रोक्लास्ट उपास्थि को पुनः अवशोषण करने वाली कोशिकाएं हैं। भाई अगर कॉन्ड्रोक्लास्ट नहीं होगी ना, कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या करती है भाई, जो आपकी उपास्थि है ना, जो कार्टिलेजेस हैं, उनको एक सही शेप के अंदर बनाए रखती हैं। अगर ये कॉन्ड्रोक्लास्ट नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी जो उपास्थि हैं उनका कहीं भी वो निकलने लग जाएंगी, उनका शेप बिगड़ जाएगा। तो कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या करती है, उनको पुनः अवशोषण करती रहती है। अगर कहीं से बढ़ जाए उपास्थि तो उसको वापस शेप में ला जाती है, उसको खा जाती है ना, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको खा जाती है, तो कॉन्ड्रोक्लास्ट होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर ये आपकी उपास्थि है, ठीक है। ये आपकी उपास्थि की कोशिका है जिसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। और ये जो कॉन्ड्रोसाइट है ये कहां मौजूद होती है, ये मौजूद होती है जिसके अंदर, जिस अवकाश के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, जिस स्पेस के अंदर मौजूद होती है, जिस कैविटी, जिस गुहा के अंदर मौजूद होती है, उसको कहते हैं लैक्यूना, ठीक है। ये जो आपकी कॉन्ड्रोसाइट है और इसको क्या कहते हैं, लैक्यूना कहते हैं। जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर मौजूद होती है उसको कहते हैं लैक्यूना कहते हैं, ठीक है। तो लैक्यूना जो है, प्रत्येक लैक्यूना में 1 या 2 से 4 कॉन्ड्रोसाइट होती हैं। प्रत्येक लेक्यूना, एक लेक्यूना के अंदर या तो एक कॉन्ड्रोसाइट होगी, ठीक है, एक कॉन्ड्रोसाइट होगी, या फिर 2 से 4 कॉन्ड्रोसाइट होंगी। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अब उपास्थि के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो एक होती है हाई लाइन, इलास्टिक और फाइब्रस, ठीक। हाई लाइन जो आपकी उपास्थि होती है वो अधिक होती है। हाई लाइन उपास्थि जो है वो आपकी अधिक होती है और ये पारदर्शी होती है। कहां कहां होती है, नोज सेप्टम, ठीक है, जो आपका नाक है और इसके जो बीच में जहां पर पहनते हैं ना, बीच वाले जो है ना, इसके अंदर क्या आपका ये हाई लाइन आपकी उपास्थि से बना हुआ होता है। लैरिंक्स जो गला, ठीक है, यहाँ पर ये भी उपास्थि से बना होता है, हाई लाइन उपास्थि से। पसलियां जो यहाँ पर, ये अपने पसलियां वाले जो चैप्टर वहां पर पढ़ा था ना, बता दिखाया भी था मैंने आपको, ये भी हाई लाइन आपकी उपास्थि से बनी होती है। शी शेप की जो आपकी ऊपरी श्वास नली, जो आपकी ऊपरी श्वास नली, इसके अंदर भी शी शेप की रिंग पाई जाती है ना, अपने सबसे वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो किसकी बनी हुई है, हाई लाइन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। इलास्टिक उपास्थि की बात करें तो इसमें इलास्टिन फाइबर होता है। ये नाक की जो नोक है यहाँ पर, इसके अंदर है ना, यहाँ पर होती है, ठीक है। एपिग्लोटिस, ठीक है, जो आपका गला इसके अंदर बंद होती है, चालू होती है, ठीक है। ये अपने अभी तो अपन नहीं पढ़ते हैं वो चैप्टर पाचन वाला, ठीक है, लेकिन अपन ने पढ़ा था ना।
बताया मैंने आपको, एपिग्लोटिस याद रख लेना बस, ठीक है भाई। ये कान, ये जो आपके कान है, ठीक है, यहां पर जो आपकी हड्डियां, उनके जोड़ों के अंदर भी क्या है, इलास्टिक उपास्थि है, ठीक है। और यस्केशन ट्यूब ऑफ ईयर, जो कान की जो यस्केशन ट्यूब होते हैं अंदर कान के अंदर, अपन नहीं पढ़ते हैं, सारे सिलेबस थे, लेकिन कान के अंदर एक यस्केशन ट्यूब होती है, यस्केशन ट्यूब, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर क्या इलास्टिक उपास्थि होती है। ये जो फाइबरस उपास्थि, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है क्योंकि ये कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? कोलेजन फाइबर। यहां पर थोड़ा सा कर देता हूं उसको, कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? मेरुदंड के आसपास की जो अस्थियां हैं, जो आपके पीछे वाली जो मेरुदंड है ना, मेरुदंड वर्टिब्रल कॉलम, इसके आसपास की जो अस्थियां हैं उनमें क्या होता है? फाइबरस होता है, फाइबरस उपास्थि होती है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहां पर ये अपन ने वहां पर पढ़ा था एयरबोर्न वाली चैप्टर में, वो ऑलरेडी बता चुका हूं सारी बातें। चलो जी, अस्थि के बारे में अपन ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं यार वहां पर, ठीक है, वहां पर ही पढ़ते हैं, यहाँ पर तो नॉर्मल बातें। चलो उसको, उपास्थि अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस होता है, विशिष्ट अनन्वय मतलब थोड़ा लचीला होता है, स्पिंडन रोधी होता है, ऐसा नहीं तोड़ी दोगे उसको। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु, उपास्थि अणु को कहते हैं, जो कोशिका बनाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट हिंदी में उपास्थि अणु, ठीक है। अधातरी छोटी छोटी गुहिका लेक्यूना कहेंगे जिसको, है ना। कैसेरो की लेक्यूना, एक लेक्यूना के अंदर या तो एक कॉन्ड्रोसाइट होगी या फिर 2 से 4 कॉन्ड्रोसाइट होंगी। कैसेरो की भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर अधिकांश क्या होती हैं? उपास्थियां ही होती हैं, हर हड्डियां नहीं होती, अधिकांश उपास्थियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, तो उसके अंदर क्या हो जाती हैं? वो उपास्थियां कैसे, किसमें? हड्डियों के अंदर बदल जाती हैं, ठीक है। तो अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जितनी भी उपास्थि होती हैं वो अधिकांश क्या है, फिर हड्डियों में बदल जाती हैं। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक, भाई कान संधियां, मेरुदंड के आसपास की अस्थियां, ये मैंने आपको बताई दी, ठीक है। अस्थि के बारे में बात करें तो ये खनिज युक्त होती है, ठोस संयोजी ऊतक है, बताई दिया, कैल्शियम की बनी होती है। इसका आनंद में आधात्री कोलेजन, एक मिनट, कैल्शियम की बनी होती है ना, आनंद में आधात्री कोलेजन फाइबर और कैल्शियम लवण से बनी हुई होती है, जो अस्थि को मजबूती, आप सबको पता है कैल्शियम की बनी होती है और मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर का मुख्य ऊतक है, हड्डियां तो है, मेन ऊतक तो है, जो कि शरीर को कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा, पूरा कंकाल तंत्र इसी से बना हुआ, अस्थियों से बना हुआ है, तथा ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा देता है। अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित होती हैं। ये भी क्या है? लेक्यूना, वही क्या है, इधर आओ, ये आपकी अस्थि है, हड्डी, ठीक है। और ये क्या है आपकी? वो कोशिकाएं, ठीक है। और ये क्या है? लेक्यूना। लेक्यूना क्या है? इस लेक्यूना के अंदर कितनी होंगी? लेक्यूना। और इसके अंदर कितनी होंगी? एक ओस्टियोसाइट। जो आपकी हड्डी होती है, अस्थि होती है, उसकी कोशिका कहते हैं ओस्टियोसाइट कहते हैं। जैसे अपने वहां पर कॉन्ड्रोसाइट का उपास्थि की जो कोशिका होती है उसको कॉन्ड्रोसाइट, और जो आपकी अस्थि होती है उसको क्या कहते हैं? उसकी कोशिका कहते हैं ओस्टियोसाइट। तो कॉन्ड्रोसाइट लेक्यूना के अंदर कितनी है? या तो एक होगी या फिर 2 से 4। यहां पर लेक्यूना के अंदर सिर्फ एक ही ओस्टियोसाइट होती है, ठीक है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है, ये तो अपन गमन संचलन में पढ़ते ही हैं। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा होता है, जो आपका बोन मेरो वो होता है, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। और वो क्या है? रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। अस्थि मज्जा किसका काम करती है? रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, तो अपन पढ़ चुके हैं। रक्त की बात करते हैं तो ये डिटेल कहां पढ़ते हैं? अपन वहां पढ़ते हैं, तो यहां पर अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि वहां पर अपन जो चैप्टर करेंगे एंजाइटी रीडिंग करेंगे तो उनको ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिटेल वही करनी है ना। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें जीवद्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं, पट्टिकोणा, ये तो अपन बात करते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। रक्त मुख्य परिसंचरी तरल है, और ये अपन 17-18 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कोई दिक्कत नहीं। पेशी ऊतक की बात करें, पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनो भाई, ये देखो डायग्राम से देखो बस खाली, बाकी डिटेल कहां पढ़ते हैं अपन? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये क्या है आपका? ये है आपकी कंकाल पेशी, कंकाल पेशी, ये कंकाल पेशी है, ये चिकनी पेशी है, चिकनी पेशी, और ये है आपकी कौन सी? हृदय पेशी, ठीक है। अभी नहीं, खास बातें सुन लो भाई, कहां गया यार? हाँ, कंकाल पेशी, चलो खास बातें करते हैं। ये कैसी है? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप है इसका। इसका कैसा है? स्पिंडल है, स्पिंडल है। और इसका कैसा है? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक बात है। ये कैसी है? बहुकेंद्रिक। इसके अंदर केंद्र क्या है?
एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये कैसी है, बहुकेंद्रक की, ठीक है। और इसमें क्या है, एक केंद्रक, केंद्रक एक ही है इसमें, एक केंद्रक, और इसमें भी क्या है, एक ही केंद्रक है। तो ये बस मेन बातें हैं, बस ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी पर डिटेल काम करते हैं उस चैप्टर में करते ही हैं, ठीक है। इसमें एक केंद्रक है, और इसके बारे में कुछ खास बात, ये कैसी होती है, अशाखित होती है, इसमें कोई शाखा नहीं होती। ये कैसी होती है, अशाखित, कोई ब्रांच नहीं होती भाई इसमें। थोड़ा सही लिखते हैं, चलो। अशाखित होती है। ये कैसी होती है, ये भी अशाखित होती है, और ये कैसी होती है, शाखित होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होती हैं, अशाखित होती हैं, और ये क्या होती है, शाखित होती है। भैया शाखाएं तो हमें दिख भी रही हैं, देखो इसकी शाखा यहां से निकली हुई, इसकी शाखा यहां से निकली हुई है, ठीक बात है। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, इसके अंदर क्या होती है, ये संलग्न कोशिका के बीच में संधि स्थल पाए जाते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है बस, ठीक है। ये कहां होते हैं, आपकी हृदय कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, सॉरी हृदय कोशिका बोलो, हृदय ऊतक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। हृदय ऊतक जो पेशियां उनके अंदर ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो एक चीज और देख लो, इसमें देखो रेखाएं हैं, इसके अंदर भी रेखाएं हैं, इसके अंदर रेखाएं नहीं, इसलिए क्या कहते हैं, इसको चिकनी पेशी कहते हैं। इसके अंदर देखो रेखाएं, इसलिए क्या कर रही है, थोड़ी खुरदरी लग रही है। इसके अंदर भी देखो रेखाएं हैं, इसलिए क्या लग रही है, थोड़ी खुरदरी लग रही है। इसके अंदर कोई रेखाएं नहीं है, इसलिए चिकनी लग रही है, चिकनी पेशी, ठीक बात है। चलो जी, और इसको डिटेल अपन कहां करते हैं, उस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये एनसीईआरटी वाली रीड यहां से आपको करनी है, ठीक है। नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो था मैंने वो आपको बता दिया। जहां समझ में नहीं है वो क्या करना होता है, आपको टेलीग्राम पर पूछ लो, ठीक है। और टेलीग्राम पर कुछ लोगों को डाउट नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फालतू मैसेज करते हैं, तो यार उस चक्कर में जेन्युइन वाले लोग रह जाते हैं। तो ऐप पर चैट का ऑप्शन है भाई, कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो, रिप्लाई कर देता हूं मैं वहां पे, है ना, बता देता हूं। तंत्रिका ऊतक बता देता हूं, दो प्रकार के तंत्रिका ऊतक होते हैं। तंत्रिका ऊतक दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होती है आपकी नर्व सेल, ठीक है, तंत्रिका न्यूरॉन, और दूसरा आपका न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल जो वो अधिक होते हैं, ठीक है, अधिक क्या होता है, आपके न्यूरोग्लियल सेल होते हैं, और आपके जो नर्व सेल होते हैं वो कम होती हैं। लेकिन जब काम कौन करती हैं, काम कौन करती है भाई, मैसेज करने का, भाई दिमाग से शरीर के अंदर जो मैसेज आ रहे हैं वो कौन करता है, वो न्यूरॉन का काम ही है। वो न्यूरोग्लियल सेल जो सिर्फ सपोर्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। इसको आपको रीड करना है, क्योंकि तंत्रिका ऊतक भी अपन वहां डिटेल में पढ़ते हैं, तो यहां पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो मेरी तरफ से भाई ये आपका प्राणी ऊतक जो है वो कंप्लीट है। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।